हमारे भारत देश में औरंगजेब जो है वो एक मुगल शासक के रूप में कार्य करता था, लेकिन बहुत सारे लोग उसको महान बता रहे हैं। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया, स्त्रियों को बचाया, उनकी लाज रखी, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर रियलिटी तो ये है कि वो एक क्रूर शासक था जिसने संभाजी महाराज को इतनी प्रताड़नाएं दी, 40 दिन तक उनके ऊपर कुठाराघात किया, कभी बॉडी को छिलवाया, कभी आंखों को नुचवाया, कभी जीभ काटी, कभी उनकी चमड़ी खींची, कभी उंगलियां काटी, कभी उनकी कान काटे। मतलब सोचने वाली बात है। गुरु तेग बहादुर जी के मित्रों के साथ क्या किया ये भी आप जानते हैं। मतीदास, सतीदास, कितने लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या किया। और आप ये सोचिए, जो लोग इनको महान कह रहे हैं और आज उनकी कब्र पर जो बवाल मचा हुआ है, आपको लगता है कि हमारे भारत देश में जिसने इस प्रकार से कर्मकांड किया हो उसके लिए लोग जो आकर छाती फाड़ कर रो रहे हैं कि नहीं भैया वो तो महान था, इसको क्या कहेंगे? मानसिकता क्या है इनकी? सिर्फ सवाल आपसे ये है कि आप जिस देश में रहते हैं आप उसके प्रति वफादार नहीं है, लेकिन उस औरंगजेब के प्रति है। तो महाराष्ट्र से अबू आजमी साहब ने तो शुरू किया ये जो पूरा है प्रपंच, और उसको थामा सपा पार्टी के लोगों ने, उसको थामा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, वो भी बताने लगे कि भैया बहुत महान था। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपाही सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं?
और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। जितने मुगल हिंदुस्तान में आए, आक्रमण किया है, वो कुछ जिहाद नहीं था, उनको अपनी सत्ता बढ़ानी थी। और आज हिंदुस्तान में जितने विवादित स्थल हैं, ये सब इन मुगलों के देन है। इन्होंने विवाद पैदा करके, और ये इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया है। मुगलों ने कोई देशभक्ति कार्य नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया। आप देख लीजिए, जितने भी मुगल बीते हैं, 90% मुगलों ने जो विवाह किया है वो अपने धर्म में न करके दूसरे धर्म से किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मंदिर को तोड़ा या कुछ भी किया, एक जगह बनाई, उन्होंने वहां पे नमाज ही पढ़ रहे हैं, वहीं मूर्ति रख दी। विवाद का जन्म हुआ नहीं हो जन्म, और वो विवाद आज तक चलता चला आ रहा है। और किसी भी विवादित स्थल पर नमाज जायज नहीं है, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। इस किसी भी विवादित स्थल पे नमाज जायज नहीं। और अभी संभल में आप ये देख रहे हैं कि एक मेला को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोग महमूद गजनबी के भतीजे, उसकी याद में जो है मेला 1 महीने तक चलता है, और वो इंसान सोमनाथ मंदिर में कई बार अटैक किया, न जाने कितने निहत्थे लोगों को नरसंहार किया। ऐसे क्रूर शासक का मेला लगाते हैं, उसकी कब्र की बात करते हैं। और ये जो घटना है वो अपने आप में लोगों के मन में क्रोध पैदा करती है। और सोचिए आप, महाराष्ट्र की घटना शुरू होती है, औरंगजेब का बवाल शुरू होता है, सारी पार्टियां आ जाती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां, और नागपुर में बवाल खड़ा हो जाता है। और इस नागपुर का जो बवाल का मेन मास्टरमाइंड है वो थाने में आके मच करता है। और उसके बाद आपने देखा कि हिंदू बाहुल्य इलाके में किस प्रकार से तोड़फोड़ होती है। लोगों के जो 2 पहिया वाहन है उनको छीन कर ले जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, आगजनी होती है। सोचने वाली बात है। बरोबर आहे. जळून टाकलं गाणं. वहाँ से तुलसी की कुंडी उठा के गाड़ी पे फेंकी है, उनको कुछ मिला नहीं। तो तुलसी की कुंडी जो रहती है ना, जिसकी अपन पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, वो वहाँ से उठाई और गाड़ी पे मारी है, दे मारी है। कितने लोग आए थे अचानक उस वक्त? आप कहाँ पर थे? क्या कुछ यहाँ पर मंजर था? हम लोग घर पे ही जस्ट घर पे आए थे, क्योंकि बच्ची कॉलेज से आई थी, तो मैं गली के कॉर्नर से उसको लेने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ से माहौल बहुत पूरा बिगड़ चुका था। वो 4 की संख्या में गाड़ी पे बैठ के नारे देते हुए, गालियां देते हुए जा रहे थे। डर लगा था, क्योंकि क्या नारे लगा गए थे मैडम? वो क्या नारे, तो मतलब शोर मचाते हुए जा रहे थे। हाँ, और गंदी गालियां दे रहे थे। तो डर लग रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत यानी कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, अबू आजमी पर कार्रवाई भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है।
आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी मस्जिद में भी एक ही नजर से देखा। जमीन इसको भी हंगामा क्यों है बरपा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो, ज्ञान पहले पढ़ो फिर उसके बाद बोलो। आपने कहा कि देश को बचाने की आपकी ये लड़ाई है, लेकिन वहीं देश को तोड़ने का काम जिस औरंगजेब की ओर से किया गया था उसके हिमायती कुछ लोग बन रहे हैं। उस खलनायक को नायक बनाने की कोशिश की जा रही है। अबू आजमी का एक बयान सामने आया है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अब बिहार में भी औरंगजेब को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तो औरंगजेब को किस नजरिए से बाबा बागेश्वर देखते हैं? देखो, हमारी नजर में औरंगजेब, अकबर और बाबर महान नहीं है। हमारी नजर में कृष्ण और राम और रघुवर ही महान है और यही महान रहेंगे। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, यह देश रानी लक्ष्मीबाई का है और यह देश भगत सिंह आजाद का है, सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। हमारी नजर में हाँ, जरूर नहीं है कि ये जो है इनकी फोटो मंदिरों में नहीं है, पर ये वो लोग हैं जिनके कारण आज मंदिर सुरक्षित हैं और देश सुरक्षित है। मंदिर को तोड़ने का काम औरंगजेब की ओर से किया गया था, लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये भी बता रहा है कि औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए और इतिहास में उसका प्रमाण दिखाई देता है। तो फिर औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? ये दूसरा पक्ष सवाल पूछता है आप लोगों से। मंदिर देखो, पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहलाता, प्रायोजित षड्यंत्र कहलाता। नागपुर के उस क्षेत्र में जहां पर यह घटना घटित हुई वहां पर रहने वाले रहवासियों का ये कहना है कि भाई हमारा तो कोई दोष ही नहीं था, हमारी गाड़ियां छीन कर ले जा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, घरों में पत्थर फेंक रहे हैं और वहां के जो परिवार है वो सहमे हुए हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भैया जिसने भी इस प्रकार का कृत्य किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR की गई है, नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और आज पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर खड़ी है। लेकिन ये पुलिस हर समय चप्पे चप्पे पर खड़ी नहीं होगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य भारत में रहकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को मारना, काटना, प्रताड़ित करना, हिंसा को उत्पन्न करना, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पूरे भारत देश में पुलिस प्रशासन इतना काफी नहीं है जो हर एक किसी बंदे की सुरक्षा कर सके। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को पुलिस प्रशासन में और भी भर्तियां करनी चाहिए और पुलिस फोर्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार जो है अलग अलग टीम्स को बुलाना पड़ता है, चाहे वो RPF ले लीजिए चाहे कोई भी ले लीजिए, लेकिन आपको अनुशासन एक खड़ा करना पड़ेगा और कानून सबके लिए एक करना पड़ेगा। ऐसा है, रिकॉर्डिंग देख रहे थे सब मोबाइल में जो दंगों की चालू है, उसके अंदर एक लड़के की पहचान हुई
जो कलर की शर्ट दंगे में पहना था वो भी कल पहना था। तो उसको पकड़ने के बाद उसको रखे, तो यहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ तो पुलिस वालों को बुलाए। पुलिस वाले आए, 10-15 मिनट में उनको पुलिस वालों के हैंडओवर हमने कर दिए। और 7-8 लड़के 10 लड़के कल पीछे की ज्योति नगर बस्ती में घुसे थे, उनको गाला गुप्ता पकड़े थे, पत्थर मार रहे थे, तो उनको दौड़ाए और वो भागे पूरे। तो फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले ने पूरा वातावरण उनको हैंडल कर लिया। डीसीपी मैडम सब आई थी, उनने पूरा वातावरण शांत करा के सब शांत हो गया माहौल। आधा 1 घंटे का तनाव था बस उतनी देर में। लेकिन आधे 1 घंटे में तनाव शुरू किस वजह से हुआ था पूरी मिलाकर? क्योंकि भीड़ तो बहुत आ गई थी, मतलब कम से कम 100-200 लोग होंगे। उसको पकड़ लिए थे तो यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे ये नहीं है करके। तो ये बस्ती के थे सब हमारे आपस के, तो बोले भैया कुछ नहीं करते, इसको पकड़ के रखे। पुलिस वाले आए, उसको दे दिए, उसको पुलिस वाले ले गए, वो छानबीन करेंगे पुलिस वाले। इस गाड़ी पर ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह, कि सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी फूटी गई है यहाँ पे, और उन लोगों की गाड़ी मतलब आगे भी मैंने ऐसा सुनने में आया है, मतलब कि आगे में भी कुछ उनकी गाड़ियां थी जो कि नहीं फूटी। इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, गोला किया हुआ है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। और फिर उसके बाद एक मस्जिद वहाँ पे, एक मस्जिद यहाँ पे है, जहाँ से मैं भी रिपोर्ट सुन रहा हूँ कि मतलब कि वहीं से ही बहुत लोग निकले थे बाहर। और गाड़ी पर लिखा हुआ है जय श्री राम, तो इसी से पहचान हुआ कि ये गाड़ी किसी हिंदू की है। हम भी यहीं पे रहेंगे, वो भी वहीं पे रहने वाले हैं, तो सेफ फील नहीं हो रहा है। सिक्योर फील करने के लिए मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। जो अंदर जख्म लगे है उसको भरने में टाइम लगेगा। जख्म क्या क्या है अंदर? अब दुख तो है ना, क्योंकि वही वाली बात है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब खाना यहाँ पे खाया तो पान भी तो उन्हीं के ठेलों पे जाके खाते हैं। तो वैसी वाली बात है कि सबको जानते हैं, दोस्त यारी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम अलग है वो अलग है। लेकिन हाँ, मतलब स्थिति को नॉर्मलाइज होने में टाइम तो लगेगा। कहते हैं ना कि भय बिनु होत न प्रीत, तो इसलिए भय भी पैदा किया जाता है। जब तक आप कड़ा कानून नहीं लाएंगे और इन उपद्रवियों को तबीयत से सजा नहीं देंगे, तब तक ये उदाहरण पेश नहीं होगा। खासकर उनके लिए जो कि इस प्रकार के दंगा फसाद करते हैं, हिंसा उत्पन्न करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। क्योंकि पुलिस जो है वो आपकी रक्षा के लिए है, मार खाने के लिए नहीं है। पुलिस मरने के लिए पैदा नहीं हुई है, रक्षा करने के लिए लोग पुलिस ज्वाइन करते हैं। तो उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो संभल ले लीजिए, चाहे वो नागपुर ले लीजिए, चाहे कहीं ले लीजिए। तो मेरा महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि ये जितने भी उपद्रवी पकड़े गए हैं उनको कड़ी कार्रवाई के तहत एक तो सजा देनी चाहिए, और दूसरा जो आपका बुलडोजर वाला कारनामा है उसको करना चाहिए, और तीसरा ये कि लोग इस प्रकार से इकट्ठे होकर जो है सांप्रदायिक उन्माद ना फैलाएं, उसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। और जो इस भारत देश में आताताई लुटेरे और बाहर से आए लोग हैं, उनकी स्मृति में किसी भी प्रकार का मेला, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। और प्रयागराज महाकुंभ को किसी मेले के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए।